करते हुए कहता है। अध्याय 2, कपटी अघोरी। अनुराग अपने दिमाग में अघोरी की कहानी सोचने लग जाता है। वो सब बातें याद करने लग जाता है जो उसे यक्षिणी ने अघोरी के बारे में बताई थी। कुछ ही देर में अनुराग अघोरी की पूरी कहानी अपने दिमाग में बिठा लेता है और कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाता है। अनुराग वापस से अपनी उंगलियां टाइपराइटर पर जमाने लग जाता है। अनुराग अघोरी की कहानी के बारे में कुछ टाइप करने ही वाला था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। वो ख्याल इतना परेशान करने वाला था कि अनुराग कुछ टाइप ही नहीं कर पाता है। उसकी उंगलियां हवा में ही आकर रुक जाती हैं, टाइपराइटर के बटनों से थोड़े ऊपर। अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कैसे दूसरा चैप्टर अघोरी की कहानी से शुरू कर सकता हूँ? जितना मुझे याद है, मेरा जो पहला चैप्टर यक्षिणी क्या है, उस चैप्टर का अंत मैंने भक्षानर पर किया था। उसी में मैंने बताया था कि भक्षानर ने ही यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था और उसके बाद में भक्षानर पर अगला पूरा एक चैप्टर लिखने वाला था कि आखिर भक्षानर कौन था, उसका वजूद कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ पर अंत। अगर मैंने दूसरा चैप्टर अघोरी से स्टार्ट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पाठक खुद परेशान हो जाएंगे कि अचानक से इस कहानी में अघोरी कहाँ से आ गया। बात तो भक्षानर पर खत्म हुई थी। अनुराग इस बारे में सोचकर परेशान होने लग जाता है। अनुराग अपनी परेशानी जाहिर करते हुए कहता है, पहले चैप्टर का अंत जहाँ पर होता है, अगले चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होनी चाहिए, तभी कहानी लिंक हो पाती है। पाठक उसे समझ पाते हैं, वरना पाठक खुद समझ जाएंगे कि कहानी में कमी है और मैं अपनी कहानी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। आखिर मैं इस कहानी के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आया हूँ, अपने बेटे, अपनी पत्नी, सबसे दूर हूँ। मैं इस तरह कहानी को बर्बाद नहीं कर सकता। अनुराग अपनी डायरी खोलता है, रूपरेखा निकालता है और उसे देखते हुए सोचने लग जाता है कि वो कैसे पहले चैप्टर को बाकी के किसी भी चैप्टर से कनेक्ट कर सकता है। कुछ इस तरह कि दूसरा चैप्टर ऐसा ना लगे कि कहीं से भी जोड़ा गया हो, बल्कि वो पहले ही चैप्टर की अगली कड़ी लगे। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कैसे कनेक्ट करूं पहले चैप्टर को किसी भी चैप्टर से? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? दिमाग चला अनुराग, सोच अनुराग। अनुराग परेशान होने लग जाता है। उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे दूसरे चैप्टर की शुरुआत करे। उसने यक्षिणी के कहने पर तो रूपरेखा में दूसरा अध्याय अघोरी के नाम लिख दिया था, पर अब जाकर उसकी समझ आ रहा था कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। कई बार रूपरेखा बदलनी पड़ती है कहानी के पड़ाव को देखते हुए, और वही अब अनुराग के साथ भी हो रहा था। कई घंटों तक इस बारे में सोचने के बावजूद भी जब अनुराग कोई सलूशन नहीं निकाल पाता है, वो जितना ज्यादा इस बारे में सोच रहा था उतना परेशान हो रहा था। उसी परेशानी में वो गुस्से के साथ टेबल पर रखा हुआ सिगरेट का पैकेट उठाता है, उसमें से सिगरेट निकालता है और उसे जलाकर उसके कश खींचने लग जाता है। कई बार हम धुएं के हर कश के साथ अपने जीवन की सारी परेशानियों को उड़ा देना चाहते हैं, पर इस बार अनुराग उस परेशानी को उड़ाना नहीं चाहता था, बल्कि उसका कोई सलूशन निकालना चाहता था। सिगरेट के हर कश खींचने के साथ ही अनुराग यही सोच रहा था कि वो क्या करे, कैसे पहले चैप्टर को लिंक करे कि वो अटपटा ना लगे। एक एक करके अनुराग 3-4 सिगरेट पी जाता है, पर कोई सलूशन नहीं ढूंढ पाता है। अनुराग अपना सारा गुस्सा यक्षिणी पर निकालते हुए कहता है, हर तरह से सोचकर देख लिया, पर इन 5 में से कोई भी चैप्टर पहले चैप्टर के अंत से लिंक नहीं हो पा रहा है। ये सब यक्षिणी के कारण हो रहा है, जो मुझे कहानी लिखने में इतनी दिक्कत हो रही है। अगर वो मुझे भक्षानर के बारे में बता देती तो इतने बदलाव मुझे कहानी में करने ही नहीं पड़ते। मैं सीधे पहले भक्षानर के बारे में लिखता और फिर उसके बाद महाडायन के बारे में। पर यक्षिणी को तो मुझे भक्षानर के बारे में कुछ बताना ही नहीं है ना। पता नहीं क्यों वो मुझे भक्षानर के बारे में बताने से इतना डरती है। काश किसी तरह मुझे भक्षानर के बारे में कुछ पता चल पाता तो कहानी लिखने में और मजा आता, फिर कहानी पूरी हो जाती, वरना भक्षानर के बिना तो ये कहानी हमेशा अधूरी ही रहेगी। अनुराग फिर सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, कैसे कहानी को कंटिन्यू करे। कुछ देर तक और सोचने के बाद अनुराग को आखिरकार इस समस्या का समाधान मिल ही जाता है। अनुराग गुस्से के साथ खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अब बस एक रास्ता बचा है, और वो ये है कि मुझे पहले चैप्टर का अंत ही बदलना पड़ेगा, तभी ये अघोरी का चैप्टर पहले चैप्टर से लिंक हो पाएगा। इसके सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अनुराग पूरी तरह अपने फैसले पर सहमत होते हुए कहता है, हाँ अब बस यही रास्ता बचा है, यही करना सही रहेगा। इतना कहकर अनुराग अपने टेबल पर यक्षिणी की कहानी का पहला चैप्टर, जो वो बहुत पहले ही लिख चुका था, उसे ढूंढने लग जाता है। अनुराग यक्षिणी की कहानी का चैप्टर ढूंढते हुए टेबल पर जमे सफेद कागजों को हटाते हुए कहता है, कहाँ पर है वो?
मैंने कहाँ पर रख दिया वो चैप्टर? अनुराग यक्षिणी की कहानी का पहला चैप्टर ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे उस चैप्टर के बारे में कुछ याद आता है और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे वो चैप्टर तो मैंने प्रशांत को पढ़ने के लिए दिया था। उसने कहा था कि वो पढ़कर वापस कर देगा और उसकी समीक्षा भी करेगा, पर उसने अभी तक मुझे वो चैप्टर वापस नहीं किया। बताओ, अभी तक तो उसे वो चैप्टर वापस कर देना चाहिए था। लोग ना ऐसे ही होते हैं, उन्हें कुछ चीज दे दो तो वो अपने पास ही रख लेते हैं, अपनी जागीर समझकर वापस ही नहीं करते। मैं तो कहानी में बिजी था इसलिए वापस लेना भूल गया, पर उसे तो वापस कर देना चाहिए था ना। अनुराग टेबल पर रखा अपना मोबाइल निकालता है और प्रशांत को फोन करने लग जाता है, पर उसे फोन नहीं लगता है। अनुराग 3-4 बार ट्राई करता है पर फिर भी परिणाम वही रहता है। अनुराग परेशान होते हुए खुद से कहता है, अरे ये प्रशांत का तो फोन ही नहीं लग रहा है, कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा है। लगता है मुझे इसकी दुकान पर जाकर ही मेरी कहानी की स्क्रिप्ट लेनी पड़ेगी। इतना कहकर अनुराग अपनी कुर्सी पर से उठता है और प्रशांत की दुकान जाने के लिए निकल जाता है। अनुराग इतनी जल्दी जल्दी में वहां से निकला था कि अपना बैग और डायरी वहीं पर भूल गया था। पहली बार अनुराग अपना बैग लिए बिना हवेली के बाहर जा रहा था, वरना वो हमेशा अपना बैग अपने साथ लेकर जाता था। कुछ ही देर में अनुराग प्रशांत की दुकान पर पहुंच जाता है। जब वो प्रशांत की दुकान पर पहुंचता है तो देखता है कि दुकान पर प्रशांत की पत्नी पाउली थी जो चाय बना रही थी। वहीं पर 4-5 कस्टमर खड़े हुए थे जो चाय पी रहे थे। अनुराग वहां पर प्रशांत को ढूंढने लग जाता है, पर उसे कहीं भी प्रशांत दिखाई नहीं देता है। अनुराग अपनी नजरें आसपास दौड़ाते हुए प्रशांत को ढूंढते हुए खुद से कहता है, ये प्रशांत कहाँ चले गया? कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा है? हमेशा तो यहीं पर खड़े रहता है। बताओ, आज जब मुझे उससे काम है तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता है, काम के वक्त ना लोग गायब हो जाते हैं, वरना ऐसे तो बेवजह मिलते रहते हैं। अनुराग कुछ देर तक और प्रशांत को तलाशता है, पर जब उसे प्रशांत नहीं मिलता है तो वो सीधे पाउली के पास पहुंच जाता है। अनुराग को देखकर पाउली मनी मन सोचने लग जाती है, आज ये लेखक बाबू यहाँ कैसे? बड़े दिनों बाद नजर आए। इनका कुछ अता पता ही नहीं था। मुझे तो लग रहा था यक्षिणी के डर से ये गांव छोड़कर चले गए हैं, पर ये तो यहीं पर है। अनुराग पाउली से कुछ कहता उससे पहले ही पाउली अनुराग से बोल पड़ती है, लेखक बाबू, चाय दूं आपको? अनुराग कभी चाय को ना नहीं बोलता था, चाहे वो 5 कप चाय पहले ही पीकर क्यों ना बैठा हो, और इस बार भी नहीं बोल पाता है। अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ दे दीजिए, साथ में एक सिगरेट भी दे दीजिए। पाउली अनुराग को चाय के साथ सिगरेट भी दे देती है। अनुराग लाइटर से सिगरेट जलाते हुए पाउली से पूछता है, प्रशांत कहाँ पर है? कहीं नजर नहीं आ रहा। पाउली जवाब देती है, वो तो मेहंदी पथार गए हैं सामान लेने। अनुराग बौखलाहट के साथ कहता है, क्या कहा? मेहंदी पथार गया है? कब तक आएगा वो? आप कुछ बता सकती हैं? पाउली पलट कर कहती है, बस आते ही होंगे लेखक बाबू, उनके वापस आने का वक्त हो गया है। पाउली का जवाब सुनकर अनुराग का चेहरा उतर जाता है। अनुराग का उदास चेहरा देखकर पाउली तुरंत उससे पूछती है, आप बैठिए ना लेखक बाबू, आपको कुछ काम था क्या उनसे? अनुराग कुछ मायूसी के साथ ही जवाब देता है, हाँ काम तो था। पाउली तुरंत पूछती है, क्या काम था? बताइए ना मुझे। अनुराग पाउली को अपनी समस्या बताते हुए कहता है, वो मैंने ना प्रशांत को अपनी किताब की स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए, तो वही लेने आया था। आपको कुछ पता है क्या उसने वो स्क्रिप्ट कहाँ पर रखी है? पाउली अनुराग को मना करते हुए कहती है, नहीं लेखक बाबू, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपने मेरे उनको कोई स्क्रिप्ट दी थी पढ़ने के लिए। पाउली की ये बात सुनकर अनुराग का चेहरा और ज्यादा उतर जाता है। पाउली अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, वो क्या है ना लेखक बाबू, मेरे वो अपना सामान खुद अपनी जगह पर रखते हैं, मुझे हाथ तक नहीं लगाने देते हैं, इस वजह से। अनुराग कुछ जवाब नहीं देता है, खामोश रहता है। पाउली फिर बोल पड़ती है, आप बैठिए ना लेखक बाबू, खड़े क्यों हैं? मैंने कहा ना वो आते ही होंगे, उनके आने का वक्त हो गया है। अनुराग के पास प्रशांत का इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए वो चुपचाप जाकर बेंच पर बैठ जाता है। अनुराग सिगरेट का कश खींचते हुए मन ही मन सोचता है, इस प्रशांत को भी आज ही सामान लेने मेहंदी पथार जाना था क्या? कि मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं जल्द से जल्द किताब लिखकर खत्म करना चाहता हूँ और मुझे देर पर देर होते जा रही है। एक के बाद एक परेशानियां आ रही हैं। अनुराग चाय सिगरेट पीते हुए प्रशांत के आने का इंतजार करने लग जाता है। इंतजार करते करते ही दोपहर के 3 बज जाते हैं, पर प्रशांत के वापस आने की अभी तक कोई खबर नहीं थी। अनुराग जितनी बार पाउली से पूछने जाता कि प्रशांत कब तक वापस आएगा,
पाउली हमेशा एक ही जवाब देती कि बस आते ही होंगे। अनुराग चिढ़ गया था ये जवाब सुन सुनकर। अनुराग को समझ ही नहीं आ रहा था कि पाउली का ये बस कब खत्म होने वाला था। जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा था, अनुराग के इंतजार करने का ये सब्र का बांध भी टूटते जा रहा था। अनुराग एक के बाद एक सिगरेट जलाए जा रहा था। इस वक्त भी अनुराग के हाथ में सिगरेट ही थी, जिसके वो प्रशांत पर गुस्सा करते हुए कश खींच रहा था। अनुराग सिगरेट का कश खींचते हुए मन ही मन सोचता है कि प्रशांत कब वापस आएगा और कब मैं पहले चैप्टर का अंत बदलूंगा। मुझे पहले चैप्टर के अंत में से भक्षानर का नाम हटाना ही होगा, तभी बात बन पाएगी। अनुराग एक मायूसी के साथ मन में सोचता है, मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है भक्षानर का वहां से नाम हटाने का, पर क्या करूं? मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। मुझे भक्षानर के बारे में कुछ पता भी तो नहीं है कि मैं उस पर आगे कुछ लिख सकूं। यक्षिणी ने मुझे उस भक्षानर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। काश किसी तरह से मुझे उस भक्षानर के बारे में पता चल पाता तो मेरी कहानी में जान आ जाती। अनुराग किसी तरह भक्षानर के बारे में पता करने की सोच ही रहा था कि तभी उसे बल्लू काका की आवाज सुनाई देती है, छोटे मालिक, छोटे मालिक। जब अनुराग के कानों में ये आवाज गूंजती है, तब जाकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ पाता है। वो देखता है कि उसके सामने बल्लू काका खड़े हुए थे, जो उसे पुकारे जा रहे थे। अनुराग बल्लू काका को देखते हुए कहता है, अरे बल्लू काका, आप कब आए? बल्लू जवाब देता है, मैं तो कब से यहाँ पर खड़ा हूँ छोटे मालिक, आपको पुकार रहा हूँ, पर आप हैं कि सुन ही नहीं रहे थे। कहीं खोए हुए थे? कहाँ खोए हुए थे आप? अनुराग बात को बदलते हुए कहता है, बस कहीं नहीं, यूं ही बल्लू काका, आप बैठिए ना, चाय पीजिए। पाउली वहीं से गुजर रही थी। वो तुरंत बल्लू को एक कप चाय दे देती है। बल्लू चाय की जैसे ही एक घूंट पीता है, अनुराग बल्लू काका के वहां पर होने के बावजूद वापस से भक्षानर के बारे में सोचने लग जाता है, जैसे भक्षानर का नाम उसके दिमाग से निकल ही ना रहा हो। बल्लू अनुराग से बातचीत करते, अनुराग अपने ख्यालों में ही खोया रहता है। बल्लू फिर पूछता है, छोटे मालिक, कहाँ खो गए आप? अनुराग हड़बड़ाहट के साथ जवाब देता है, कहीं नहीं बल्लू काका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? बल्लू कुछ हिचकिचाहट के साथ कहता है, पर आपको देखकर लगता तो नहीं छोटे मालिक आप ठीक हैं। कुछ बात है क्या? बड़े परेशान लग रहे हैं आप। अनुराग मना करते हुए कहता है, नहीं बल्लू काका, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी थकान है। वो रात भर कहानी लिख रहा था ना, इसलिए नींद नहीं हो पाई, तो सिर भारी भारी है थोड़ा। बल्लू कुछ नाराजगी के साथ कहता है, तो आप अभी भी उस यक्षिणी की कहानी लिख रहे हैं छोटे मालिक? अनुराग पलट कर कहता है, हाँ बल्लू काका, मैं कहानी लिखने ही तो यहाँ पर आया था ना, तो जाहिर सी बात है वही लिखूंगा। बल्लू कुछ डरते हुए कहता है, छोटे मालिक, मुझे नहीं लगता आपको उस यक्षिणी डायन की कहानी लिखनी चाहिए। मत लिखिए छोटे मालिक उस डायन की कहानी। मैं तो कहता हूँ आप ग्रेवयार्ड कोठी में ही मत रहिए, वहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। मैंने खुद वहां पर उस यक्षिणी डायन को देखा था, कहीं वो कुछ कर ना दे। बल्लू अनुराग को यक्षिणी के डर के बारे में बताने लग जाता है। उसे यक्षिणी से जुड़े खौफ के किस्सों के बारे में बताने लग जाता है, पर अनुराग बल्लू की बातों में जरा भी ध्यान नहीं देता है। उसके दिमाग में बस एक चीज चल रही थी, और वो ये कि जल्द से जल्द प्रशांत आए और वो उससे अपनी कहानी की स्क्रिप्ट ले, ताकि वो अंत चेंज कर सके। अनुराग मन में सोचता है, पता नहीं ये प्रशांत कब वापस आएगा। ऊपर से ये बल्लू काका मिल गए, ये अलग मुझे खा रहे हैं। इससे तो अच्छा ये होता कि मैंने प्रशांत को अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी ही नहीं होती। ना मैंने उसे स्क्रिप्ट दी होती, ना उसका मुझे आज इंतजार करना पड़ता। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था वो, जब मैंने उसे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी थी। अनुराग उस दिन के बारे में याद कर ही रहा था कि तभी उसे उस दिन की एक ऐसी बात याद आती है जो उसे हिला कर रख देती है। वो तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बल्लू से कहता है, बल्लू काका, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। बल्लू हैरानी के साथ अनुराग से पूछता है, मदद? कैसी मदद छोटे मालिक?